नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। जब हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? शायद रेत के टीले, आलीशान किले, रंग बिरंगी पगड़ियां। बिल्कुल। लेकिन आज हम उस चीज की बात करने वाले हैं जो इन सबसे कहीं ज्यादा गहरी है, जमीन के नीचे दबी हुई एक ऐसी दौलत जिसने राजस्थान को एक अनोखा नाम दिया है, खनिजों का अजायब घर। म्यूजियम ऑफ मिनरल्स। और ये नाम सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इसके पीछे ठोस वजह है। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा और दूसरे अकादमिक लेख, वो बताते हैं कि यहाँ 81 अलग अलग तरह के खनिज पाए जाते हैं। सोचिए ये किसी एक राज्य के लिए कितना असाधारण है। तो आज हमारी इस पड़ताल का मिशन भी यही है। हम ये समझना चाहते हैं कि इस अजायब घर में आखिर रखा क्या क्या है, इसकी चीजें कितनी कीमती हैं, कितनी अनोखी हैं और भारत के लिए इनकी क्या अहमियत है। और ये लिस्ट काफी लंबी होने वाली है। 81 में से 57 खनिजों का तो बाकायदा खनन हो रहा है, मतलब उन्हें व्यावसायिक तौर पर निकाला जा रहा है। बिल्कुल। पर यहाँ सबसे दिलचस्प बात सिर्फ ये विविधता नहीं है। असली कहानी तो कुछ खनिजों में राजस्थान के एकाधिकार से शुरू होती है। एकाधिकार? आप मोनोपोली की बात कर रहे हैं? ये तो वाकई एक आहा मोमेंट है। हाँ बिल्कुल। मतलब कुछ खनिज ऐसे हैं जो पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में मिलते हैं। सही पकड़ा आपने। हमारे सूत्र इसी तरफ इशारा करते हैं। अगर हम सीसा और जस्ता अयस्क, सेलेनाइट और वोलस्टनाइट की बात करें, ओके। तो इन मामलों में राजस्थान भारत का एकमात्र उत्पादक है। मतलब अगर देश की किसी भी फैक्ट्री को ये खनिज चाहिए तो पता सिर्फ एक ही है, राजस्थान। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इन खनिजों के लिए पूरा देश राजस्थान पर निर्भर है। लेकिन कहानी सिर्फ इन 3-4 खनिजों तक ही तो सीमित नहीं होगी। नहीं नहीं, ये तो बस शुरुआत है। एकाधिकार के अलावा राजस्थान कई और जरूरी खनिजों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। जैसे? इस लिस्ट में चांदी, कैल्साइट, जिप्सम, बॉल क्ले, फेल्ड्स्पार, फायर क्ले, रॉक फॉस्फेट, स्टीटाइट। अरे वाह, ये तो लंबी लिस्ट है। और तो और स्टील और सीमेंट ग्रेड का जो चूना पत्थर होता है, उसमें भी राजस्थान सबसे आगे है। वाह, मतलब एक तरफा दबदबा लगता है। सीसा जस्ता, चांदी, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, ये सब तो उद्योगों की रीढ़ है। और इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी दिखता है, शायद हमें पता भी नहीं चलता। अच्छा, कैसे? जैसे एक रोचक तथ्य ये है कि भारत में बनने वाले 70% बोन चाइना टेबलवेयर, मतलब वो खूबसूरत कप प्लेटें? हाँ, जिनमें हम चाय पीते हैं, वो 70% राजस्थान में ही बनते हैं। ये उन्हीं खनिजों जैसे फेल्ड्स्पार और क्ले की देन है। तो जाहिर है इतने बड़े खजाने को संभालने के लिए, इसका हिसाब किताब रखने के लिए कोई व्यवस्था तो होगी। कौन सी संस्थाएं हैं जो इस पूरे काम को देखती हैं? हाँ, मुख्य रूप से 2 बड़ी संस्थाएं हैं। पहली है सरकार का खान एवं भू विज्ञान निदेशालय, जिसका हेडक्वार्टर उदयपुर में है। इनका क्या काम है? इनका काम एक तरह से रेगुलेटर और प्लानर का है। कहाँ खनिज मिल सकते हैं, इसकी खोज करना, उनके विकास की योजना बनाना और पूरे खनन के काम को प्रशासित करना। यानी ये नियम कानून और खोजबीन का काम देखते हैं। लेकिन जमीन पर असल में खुदाई और बिक्री कौन करता है? यहीं पर दूसरी संस्था आती है, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। RSML। हाँ, RSML। ये एक सरकारी कंपनी है जो खुद खदानें चलाती है और खनिजों को बाजार में बेचती है। अच्छा, RSML का नाम तो मैंने सुना है। इसकी कहानी क्या है? क्या ये हमेशा से सरकारी थी? नहीं, इसकी शुरुआत भी काफी दिलचस्प है। ये 1947 में बीकानेर जिप्सम लिमिटेड, मतलब PGL नाम की एक निजी कंपनी के तौर पर शुरू हुई थी। प्राइवेट कंपनी थी? हाँ, लेकिन असली मोड़ आया 1974 में। तब उदयपुर के पास झामर कोठरा में रॉक फॉस्फेट के इतने विशाल भंडार मिले कि सरकार को इसकी अहमियत समझ आ गई। और फिर सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। बिल्कुल, सरकार ने इसे टेक ओवर किया और इसका नाम बदलकर RSML कर दिया। तो वो एक खोज इस कंपनी के लिए और शायद पूरे राज्य के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। सही कहा। आज RSML के काम को 4 मुख्य डिवीजनों में बांटा गया है, जिन्हें वो सामरिक व्यापार इकाइयां या SBU कहते हैं। 4 यूनिट्स कौन कौन सी? रॉक फॉस्फेट का काम उदयपुर से, जिप्सम का बीकानेर से, चूना पत्थर का जोधपुर से और लिग्नाइट कोयले का काम जयपुर से संभाला जाता है। ठीक है, तो अब ये बड़ी तस्वीर साफ हो गई है। चलिए अब इस अजायब घर के अंदर चलते हैं और कुछ खास खनिजों को करीब से देखते हैं। जरूर। शुरुआत उस तिकड़ी से करते हैं जिसका जिक्र आपने शुरू में किया, सीसा, जस्ता और चांदी।
इन्हें जुड़वा खनिज भी कहते हैं, है ना? हाँ, क्योंकि ये अयस्क में हमेशा साथ साथ पाए जाते हैं। और इस तिकड़ी के मामले में राजस्थान का कोई मुकाबला नहीं है। कहाँ है सबसे बड़ी खदानें? भीलवाड़ा की रामपुरा आगूचा खदान को तो भारत का सबसे बड़ा सीसा जस्ता भंडार माना जाता है। वो एक ओपन कास्ट माइन है। और मैंने राजसमंद की राजपुरा दरीबा और सिंदेसर खुर्द खदानों के बारे में भी पढ़ा है। सुना है कि सिंदेसर खुर्द में चांदी की मात्रा बहुत ज्यादा है। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। सिंदेसर खुर्द की खदान चांदी के लिए मशहूर है। वहां के अयस्क में चांदी का कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है। लेकिन अगर इतिहास की बात करें तो उदयपुर की जावर खदानों का कोई तोड़ नहीं। माना जाता है कि वहां 14वीं शताब्दी में महाराणा लाखा के समय से खनन हो रहा है। 14वीं शताब्दी, मतलब 600 साल से भी ज्यादा पुरानी विरासत। हाँ, ये अविश्वसनीय है। तो इन खनिजों को धरती से निकालने के बाद इनका शोधन कहाँ होता है? इसके लिए भी तो बड़े प्लांट लगते होंगे। इसका पूरा काम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यानी HZL संभालती है, जो अब वेदांता ग्रुप का हिस्सा है। इनके प्लांट्स कहाँ हैं? इनके स्मेल्टर प्लांट चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में, राजसमंद के दरीबा में और उदयपुर के दीवारी में है। यहीं पर अयस्क को गलाकर शुद्ध सीसा, जस्ता और चांदी अलग की जाती है। वैसे एक मजेदार बात जो हमारे सूत्रों में मिली वो ये कि लेड पेंसिल में लेड यानी सीसा होता ही नहीं। उसमें तो ग्रेफाइट और क्ले होता है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। पता नहीं ये नाम कैसे पड़ गया। खैर, इसी ऐतिहासिक कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और एक और धातु की बात करते हैं जिसका इतिहास हमें सीधे सिंधु घाटी सभ्यता तक ले जाता है, तांबा। हाँ, कॉपर। ये तो वाकई फैसिनेटिंग है। झुंझुनू में खेतरी के पास गणेश्वर में जो खुदाई हुई उससे पता चलता है कि ये शायद भारत की सबसे पुरानी तांबे की खदानें थीं। हड़प्पा के लोग यहीं से तांबा ले जाते थे। और ये सिर्फ औद्योगिक इतिहास नहीं, ये तो हमारी सभ्यता का इतिहास है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लेकर आईने अकबरी तक में खेतड़ी के तांबे का जिक्र मिलता है। तो आज क्या स्थिति है? आज भी तांबे के उत्पादन में राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद देश में दूसरे नंबर पर है। और मुख्य केंद्र वही खेतरी वाला इलाका है। आज झुंझुनू का खेतड़ी, मदन कुदान, कोलिहान क्षेत्र आज भी देश में तांबे के खनन का सबसे बड़ा केंद्र है। और यहाँ खनन का काम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL संभालती है। इसके उपयोग तो हम सब जानते ही हैं, बिजली के तारों से लेकर पूजा के बर्तनों तक। लेकिन इसकी असली खासियत तो मिश्र धातु बनाने में है। बिल्कुल। जब आप तांबे में टिन मिलाते हैं तो कांसा बनता है। वही धातु जिससे हड़प्पा की डांसिंग गर्ल की मूर्ति बनी थी। सही कहा। और जब तांबे में जस्ता मिलाते हैं तो पीतल बनता है। ये धातुएं हजारों सालों से हमारी जिंदगी का हिस्सा रही हैं और इन सब की जड़ें राजस्थान की धरती से जुड़ी हैं। अब कुछ ऐसे खनिजों की बात करते हैं जो शायद उतने आम नहीं हैं, लेकिन देश की सुरक्षा और इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी हैं। मैं रणनीतिक खनिजों की बात कर रही हूँ, जैसे टंगस्टन। टंगस्टन एक बहुत ही खास धातु है। इसका मुख्य अयस्क है वुल्फ्रेमाइट और इसके उत्पादन में राजस्थान देश में लगभग अकेला ही है। मतलब पहले स्थान पर। और इसमें भी नागौर की डेगाना खान का नाम सबसे ऊपर आता है ना? हाँ, सूत्रों के मुताबिक इसे देश की सर्वश्रेष्ठ टंगस्टन खदान माना जाता था। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? बल्ब के फिलामेंट के अलावा इसका और क्या रणनीतिक महत्व है? इसका सबसे बड़ा गुण है इसका बहुत ऊंचा गलनांक, मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन इसका असली महत्व रक्षा क्षेत्र में है। डिफेंस में? हाँ, टंगस्टन से हार्ड स्टील मिश्रित धातु बनाई जाती है। ये इतनी सख्त होती है कि इससे हाई स्पीड कटिंग टूल्स और बख्तर बंद गाड़ियों को भेदने वाले हथियार यानी आर्मर पियर्सिंग शेल्स बनाए जाते हैं। अच्छा, तो एक तरफ टंगस्टन देश की सीमाओं की रक्षा करता है। चलिए, अब एक ऐसे खनिज की बात करते हैं जो देश के लोगों का पेट भरने में मदद करता है। मैं रॉक फॉस्फेट की तरफ इशारा कर रही हूँ। बहुत सही कनेक्शन बनाया आपने। रॉक फॉस्फेट के बिना हमारी खाद्य सुरक्षा अधूरी है। इसी से सुपर फॉस्फेट उर्वरक यानी खाद बनती है। और इसमें भी राजस्थान का दबदबा है। दबदबा? आप कह सकते हैं कि राजस्थान देश की रीढ़ है। देश का लगभग 90% रॉक फॉस्फेट राजस्थान से ही आता है। 90%? इसका मतलब है कि देश के ज्यादातर किसानों के खेतों तक राजस्थान की मिट्टी पहुंचती है। एक तरह से, हाँ। और इसमें भी उदयपुर का झामर कोटरा सबसे बड़ा नाम है। ये न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा रॉक फॉस्फेट का भंडार है। ये वही खदान है जिसकी खोज ने RSML की किस्मत बदल दी थी। सही कहा। अब एक और खनिज है जिसमें राजस्थान का लगभग 90% का दबदबा है, और वो है जिप्सम। जिप्सम? इसका मतलब ये हुआ कि भारत में बनने वाली लगभग हर सीमेंट की बोरी में थोड़ा सा राजस्थान तो होता ही है। हाँ, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं। जिप्सम पोर्टलैंड सीमेंट का एक अनिवार्य हिस्सा है।
ये सीमेंट को बहुत जल्दी जमने से रोकता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी तो इसी से बनता है। बिल्कुल, जिससे टूटी हड्डियां जुड़ती हैं और घरों की सुंदर छतें बनती हैं, वो भी जिप्सम से ही बनता है। और इसका सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? राज्य का सबसे बड़ा भंडार बीकानेर के जामसरदे हैं। जामसर को देश की सबसे बड़ी जिप्सम खानों में से एक माना जाता है। तो अब तक हमने उन खनिजों की बात की जिनमें राजस्थान या तो अकेला है या सबसे आगे है। हाँ। लेकिन आपने शुरू में कहा था कि ये एक अजायब घर है। हाँ। और अजायब घर की असली पहचान तो उसकी अनोखी और विविध चीजों से होती है। बिल्कुल। और इसी विविधता का एक बेहतरीन उदाहरण है वोलेस्टोनाइट। वोलेस्टोनाइट, ये नाम मैंने पहली बार सुना है। शायद बहुत लोगों ने न सुना हो। ये एक ऐसा औद्योगिक खनिज है जिसका उत्पादन पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में होता है। अच्छा, तो ये भी एकाधिकार वाले लिस्ट में है। बिल्कुल। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका मुख्य उपयोग सिरेमिक इंडस्ट्री, पेंट और प्लास्टिक में एक फिलर के तौर पर होता है। ये इन उत्पादों की मजबूती और चमक को बढ़ाता है। इसके मुख्य भंडार सिरोही और पाली जिलों में हैं। और विविधता की बात हो और संगमरमर का जिक्र ना हो, ये तो नाइंसाफी होगी। बिल्कुल, राजस्थान और संगमरमर तो एक दूसरे के पर्याय हैं। नागौर के मकराना का सफेद संगमरमर, ताजमहल वाला। हाँ, ताजमहल और कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल दोनों इसी पत्थर से बने हैं। लेकिन अगर आज के उत्पादन की बात करें तो राजसमंद जिला संगमरमर खनन में पूरे राज्य में पहले नंबर पर है। अच्छा, मकराना नहीं, राजसमंद। हाँ, मकराना विरासत है तो राजसमंद आज की हकीकत। और मकराना के सफेद संगमरमर के अलावा भी तो यहाँ कई रंगों का पत्थर मिलता है। हाँ, ये पत्थरों का इंद्रधनुष है। उदयपुर में आपको हरा संगमरमर मिलेगा जिसे सर्पेंटाइन कहते हैं। जयपुर के पास भैंसलाना का काला संगमरमर बहुत प्रसिद्ध है। और भी रंग है? भरतपुर में गुलाबी तो जैसलमेर में रेगिस्तान के रंग जैसा पीला संगमरमर। और सबसे अनोखा तो पाली जिले के खांदरा गांव में मिलता है 7 रंगों वाला संगमरमर। 7 रंगों वाला, ये तो सचमुच एक अजायब घर वाली बात हुई। अच्छा, इन सब खनिजों को निकालने में बहुत ऊर्जा लगती होगी। क्या राज्य के पास अपने ऊर्जा खनिज भी हैं? हाँ, और पिछले कुछ दशकों में ये राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हुए। जैसे कि? पहले तो यहाँ टर्शरी युग का लिग्नाइट कोयला मिलता है। बीकानेर का पलाना और बाड़मेर की कपूड़ी और गिरल इसके बड़े केंद्र हैं। लेकिन असली कहानी तो तेल और गैस की खोज है ना? बिल्कुल। बाड़मेर बेसिन की खोज किसी रेगिस्तान में नखलिस्तान खोजने जैसी नहीं थी। उससे भी बड़ी बात थी। उससे भी कहीं बड़ी। 2000 के दशक में जब बाड़मेर के रेगिस्तान में तेल की खोज हुई तो उसने पूरे भारत का ऊर्जा नक्शा बदल दिया। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, ये सब तेल क्षेत्रों के नाम हैं। हाँ, और ये राजस्थान की तकदीर बदलने वाले प्रोजेक्ट बन गए। एक झटके में राजस्थान बॉम्बे हाई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य बन गया। तो आज की इस चर्चा से ये बात तो शीशे की तरह साफ है कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहना कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा खजाना है जहां विविधता, मात्रा और ऐतिहासिक गहराई सब कुछ है। हमने देखा कि कैसे सीसा जस्ता और वोलेस्टोनाइट जैसे खनिजों का ये एकमात्र उत्पादक है। और ये भी देखा कि जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और चांदी जैसे दर्जनों खनिजों में ये देश का नेतृत्व करता है। और ये भी समझा कि यहाँ खनन का इतिहास सिर्फ कुछ दशकों का नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है, जो सिंधु घाटी सभ्यता तक जाता है। और भविष्य ऊर्जा खनिजों की वजह से और भी उज्जवल दिख रहा है। और भविष्य की बात करें तो एक बहुत ही रोमांचक मोड़ आने वाला है। क्या मतलब? हमारे सूत्र हाल की कुछ बहुत बड़ी खोजों की ओर इशारा कर रहे हैं। डेगाना, जो कभी टंगस्टन के लिए जाना जाता था, हाँ। वह अब लिथियम के विशाल भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। लिथियम? एक मिनट, ये वही लिथियम है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी और हमारे स्मार्टफोन के लिए जरूरी है? बिल्कुल वही। तो जिस जगह से कभी टैंक भेदने वाले हथियार का कच्चा माल मिलता था, अब वहां से भविष्य की टेक्नोलॉजी का ईंधन मिलेगा। यही तो बात है। और सिर्फ लिथियम ही नहीं, नागौर गंगानगर बेसिन में पोटाश के भी भारी भंडार मिले हैं। पोटाश एक जरूरी उर्वरक है जिसके लिए भारत अभी तक पूरी तरह आयात पर निर्भर है। अच्छा, तो यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ने का सही मौका है। जरूर बताइए। जब खनिजों का एक प्राचीन अजायब घर अचानक लिथियम और पोटाश जैसे भविष्य के रणनीतिक खनिजों का भंडार बन जाए, तो आने वाले दशकों में भारत की आर्थिक और रणनीतिक आत्मनिर्भरता में राजस्थान की भूमिका कैसे बदल सकती है। ये नई खोजें